आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर हम बात बिहार की करेंगे, बिहार की राजनीति की करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा बागी उम्मीदवार को लेकर करेंगे। जो बागी उम्मीदवार लगभग बिहार के 40 सीटों में से करीब 10 सीटों पर बागी उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और ये दोनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे पप्पू यादव की बात करें या फिर हिना साहब की बात करें, चाहे पवन सिंह अभिनेता जो हैं उनकी बात करें या फिर नवादा में विनोद यादव की बात करें। ये वैसे बागी उम्मीदवार हैं जो अपनी पार्टी, यानी उनकी कोई पार्टी तो है नहीं क्योंकि वो निर्दलीय मैदान में है, लेकिन जिस पार्टी में वो थे उनके लिए वो सिरदर्द बने हुए हैं। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की। आज इस चर्चा में हमारे साथ कई जो साथी हैं वो जुड़ेंगे, कई पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एक एक करके सभी प्रवक्ता जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त है सुमित शशांक जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ेंगे मधुरेंद्र पांडे जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के। हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण यादव जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और हमारे साथ जुड़ेंगे कमल कमलेश जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी, ये बताइए, चाहे कोई भी सीट हो, चाहे पूर्णिया की बात करें, नवादा की बात करें, तो आपको नहीं लगता है कि जीत जो है इंडिया गठबंधन के लिए या आरजेडी के लिए काफी मुश्किल हो गई है, केवल इसलिए क्योंकि वहां आप ही के पार्टी के बागी जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है? देखिए सौरभ जी, जो लड़ाई है, पूरे प्रदेश का जो जनता का मूड है, मन है, मिजाज है, अगर उसे बारीकी से देखेंगे तो लड़ाई स्पष्ट है। लड़ाई जनता बनाम केंद्र सरकार के बीच है, एनडीए के बीच है। इस बीच में कोई नहीं है और जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रही है। और इसलिए जो जिस बागी की बात कर रहे हैं, तो चुनावी मौसम में आप तो लगातार कवरेज करते आए हैं, वर्षों से चुनावी राजनीति को समझते आए हैं और बिहार से आप हैं और जानते हैं। जब चुनाव मैदान में जब लड़ाई होती है ना, तो बस दो धाराओं के बीच लड़ाई बिहार में खास करके होती है। अब अभी का जो माहौल है, तो इस बीच में कहीं किसी, अब कोई खड़ा हो, लोकतंत्र है, खड़ा होने का अधिकार है, और बागी अब इसे क्या कहेंगे। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है सौरभ जी, और जनता ने मन बना लिया है। चूंकि जन सवाल के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने 10 साल से ठगने का काम किया जनता को, और आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और बिहार में भी 17 साल से लगभग एनडीए की सरकार रही, उन्होंने तो और कुछ करने का काम नहीं किया। एक लेकिन प्रदेश में रूई की फैक्ट्री नहीं है। अरुण जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो आमने सामने की है, लेकिन वोट बैंक तो एक ही है ना। और अगर नेता दो आ जाएंगे, तो परेशानी तो उसके लिए होगी ना जिसके वोट बैंक में वो सेंधमारी करेंगे। चाहे सिवान का मामला हो, चाहे पूर्णिया का मामला हो, चाहे नवादा का मामला हो। देखिए सौरभ जी, अगर उस तरीके से जब देखेंगे तो हर लोकसभा के अंदर 10, 12, 14 प्रत्याशी, ऐसा नहीं कि अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के ही दो प्रत्याशी हैं। कहीं भी आप देखेंगे
कहीं 7 है, 8 है, कहीं दर्जनों है, कहीं 15 तक है, 16 तक है। तो इसको अगर उस तरीके से आप बांटेंगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़ाई तो आपने भी कहा आमने सामने की है, और चूंकि खास करके हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इंडिया गठबंधन को बिहार में। जिस तरीके से 17 महीनों के कार्यकाल में महागठबंधन का जो सरकार था, उस दौरान जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने काम किया है, खास करके युवाओं के लिए 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। चाहे मानदेय 2 गुने की बात आप कर लें, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की दर्जा देने की बात कर लेकिन लें, अरुण जी मुझे ये बताइए, अरुण जी मुझे ये बताइए, बीजेपी में भी कई लोगों का टिकट कटा है, लेकिन वो बागी नहीं बन पाए। कारण एक पार्टी की रणनीति थी, पार्टी ने उनको मना लिया। चाहे सोनी चौबे की बात करें, छेदी पासवान की बात करें, पार्टी ने उनको मना लिया। चाहे हम सीतामढ़ी की बात करें, सुनील कुमार पिंटू की बात करें, पार्टी ने उनको मना लिया। आज वो पार्टी के खिलाफ झंडा नहीं उठाए हुए हैं, लेकिन आपके कई नेता आपके पार्टी के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं। तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को, आरजेडी को तो होगा ही ना। बिल्कुल सौरभ जी, आपको लगता होगा और आप कह सकते हैं, ये तो पिक्चर क्लियर हो गया। हमारे यहाँ भीतर घात की अब संभावना नहीं रही। अब जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में इस तरह की बात नहीं है, वहां भीतर घात है, अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ये तो है जिसे अब इस धारा और जो ये जो लड़ाई है, जनता की लड़ाई के साथ जो खड़े हैं स्पष्ट, जो उसके खिलाफ में हैं, निश्चित रूप से वो अपना रास्ता तय कर लिए। ये तो हम लोगों के लिए ठीक है ना। लेकिन जहां एनडीए की बात कर रहे हैं कि मना लिया गया, ऐसा राजनीति में नहीं होता है। दिखाने के लिए भले है, आप देखेंगे वहां जबरदस्त आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, भीतर घात है कार्यकर्ताओं में, ऐसी बात नहीं है। चूंकि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका जो दुश्मन है वो कम से कम आपके सामने है, एनडीए में दुश्मनों का पता नहीं जनता है, वो दोस्त बिल्कुल बनके जनता के सामने है। जी 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 सौरभ जी, बिल्कुल वो तो स्पष्ट है, जनता की नजर में है। और जनता को तय करना दो धारे की जब लड़ाई है, वहां ये बात नहीं है। अब जितने एमपी के सिटिंग एमपी के टिकट कटे हैं, क्या आपको लगता है कि वो हाथ पर हाथ धर कर रहेंगे? अब जिनको टिकट नहीं मिला है और सब चीज जानते हुए भी दल में हैं, बुझे बुझे मन से हैं और अपने दल के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो तो खतरनाक चीज है भाई। अब स्पष्ट चलिए आप ही का जो हमारे साथ आपका हैं जो तो हैं, जो नहीं आपका है जो तो नहीं सवाल है वो मधुरेंद्र जी से ले लेते हैं। मधुरेंद्र जी आप जवाब दीजिए इसका कि कम से कम आरजेडी के सामने उसका दुश्मन तो नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए में कई लोग हैं जो पार्टी से नाराज हैं, गठबंधन से नाराज हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान चुनाव के बाद पता चलेगा एनडीए को। एनडीए में कोई ऐसा बागी है नहीं, और जिन्हें टिकट नहीं मिला है वे पार्टी के नीति और सिद्धांतों को अमल कर रहे हैं और पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के हित में काम कर रहे हैं। और इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन तो है ही नहीं, बागी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बागी तो किसी भी रेस में नहीं है। अभी हमारे राजद के साथी ने कहा कि इसे उनके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नियुक्ति पत्र दिए। कि कितना भ्रामक और झूठ का पुलिंदा है कि कोई मुख्यमंत्री के रहते हुए डिप्टी सीएम कहीं नियुक्ति पत्र देता है। ये लोगों के बीच में जो भ्रम फैला रहे हैं, उसके लिए एक सिस्टम होता है, आयोग होता है, जो कि पहले से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवा रखा था। और वो गठबंधन में, महागठबंधन में जब थे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबको नियुक्ति पत्र दिया। देश राज्य का मुखिया न देता है नियुक्ति पत्र की, एक उनका डिप्टी सीएम नियुक्ति पत्र देता है। इनका तो बयान जो है बिल्कुल ही भ्रामक है और भ्रमित करने वाला है जनता के बीच में। रही बात की जो बागी लोग हैं ये नवादा में, पूर्णिया में और काराकाट में, उसमें एनडीए का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
क्योंकि लोगों क्या का बात कर विश्वास रहे हैं, है क्या केंद्र बात में कर क्या प्रधानमंत्री। नहीं 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 मधुरेंद्र जी ये बताइए कि जब महागठबंधन को फर्क पड़ सकता है बागी उम्मीदवार से, तो एनडीए को क्यों नहीं फर्क पड़ सकता है? अगर पवन सिंह काराकाट एनडीए से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, अगर सच्चिदानंद राय जो हैं वो महाराजगंज से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, तो एनडीए को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो आपका वोट बैंक है और जो बागी उम्मीदवार का वोट बैंक है वो एक है। तो अगर सेंधमारी होगी तो आपके वोट बैंक में होगी। चुनाव आते आते सौरभ जी, लोगों की नजर सिर्फ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर होती है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई देश में विकल्प नहीं है। इसलिए जनता जो है वह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामों को देखते हुए वोट करेगी। इसलिए एनडीए को बागी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बेदाग छवि वाले और लोकप्रिय नेता हैं। दो नेता हैं, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी। इसलिए हमें बागी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बागी से कोई डरने की बात नहीं है एनडीए को। चुप चलिए कमल कमलेश जी, आप एक मिनट बताइए, और। आपको भी यही लगता है कि जो बागी उम्मीदवार हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होगा इस चुनाव में? ना एनडीए को नुकसान होगा और ना ही इंडिया गठबंधन को? एक्चुअली बागी जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो जैसे पवन सिंह काराकट से खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का ही वोट बैंक है, उसी में वो सेंधमारी करेंगे। उसी तरह से जहां जहां मजबूत कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पवन सिंह जी ने तो ये दिखा दिया कि मैंने बीजेपी का टिकट जो है उनको छोड़ दिया। तो पार्टी किस लेवल पे अभी चल रही है और वहां से लोग कितने खफा हैं कि लोग टिकट बीजेपी का छोड़ के निर्दलीय तक उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी के बीजेपी के टिकट पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो भी निर्दलीय आए हैं तो असर उनका हम पे भी पड़ेगा और उन पे भी पड़ेगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना असर किन पे पड़ रहा है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट के साथ लड़े हुए हैं और जहां भी हम लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं, सारे महागठबंधन दल एक साथ मिल के ही हम लोग अपना आगे का कैंपेन कर रहे हैं और इस चीज को बढ़ा रहे हैं। तो उसका फल हम लेकिन लोग को जरूर लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन कमल जी, अगर आप लोग चाहते तो बागी उम्मीदवारों की जो नाराजगी थी वो कम कर सकते थे। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पप्पू यादव को सिंबल आप लोग दे सकते थे अपनी पार्टी के तरफ से, लालू प्रसाद यादव से बातचीत करके उस मामले को सुलझा सकते थे। लेकिन आप लोगों के कारण ही, कांग्रेस के कारण ही आज पप्पू यादव वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, और इसका नुकसान आपको भी होगा, कांग्रेस को भी होगा, आरजेडी को भी होगा और इंडिया गठबंधन को भी होगा। बिल्कुल, राजनीति में तो नफा नुकसान होना वो तो एक क्या बोलते हैं, समय के बाद वो मतलब सामने दिख ही जाता है कि इस यदि ऐसा होता तो ये रिजल्ट हम लोग को मिलता। वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन कुछ खामियां हम लोग के तरफ से भी रही है, इस चीज को मान के ही चलना पड़ेगा। हर चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता है। कुछ खामियां हमें भी है, कुछ खामियां सामने वाले में भी है, लेकिन उसका सामंजस्य बना के हम लोगों को अब आगे चुनाव में बढ़ना है और मजबूती के साथ लड़ना है। चलिए अरुण जी, आपने सुना, आपके कांग्रेस के साथी जो हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, हम तो पहले ही आपसे कहा कि जनता बनाम इसको अलग मोदी के बीच लड़ाई है, जनता बनाम केंद्र सरकार के बीच लड़ाई है। चूंकि आपने देखा एक सर्वे आया था CSDH का, और उस सर्वे में आया कि देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? बेरोजगारी है, महंगाई है। और इससे देश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का जनता जो है त्राही त्राही कर रही है और इसके खिलाफ गोलबंद है। और 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और आप देखेंगे तो कमोवेश
10 साल से एनडीए का बिहार में भी करीब करीब अब सांसद हैं पिछले 10 साल से। अब 30 से ऊपर कह सकते हैं, अभी तो 39 सीट है। तो एंटी इनकम्बेंसी सांसद के खिलाफ भी है क्षेत्र में, आप अगर जाएंगे, और सरकार के खिलाफ में भी है। दो तरह का एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसका लाभ तो मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन को ही मिल रहा है। और जो आक्रोश है, आपने देखा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो प्रोमिस किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ हम नौकरी देने का काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, 2022 तक गरीबों को छत मुहैया कराने का काम करेंगे। लगातार कितने वादे किए। बिहार के संदर्भ में भी आप ले लीजिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं आप चंपारण में जो बंद पड़ी चीनी मिल है, चाहे नवादा में बंद पड़ी चीनी मिल है, ये सब खोलने की बात कही थी, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। चाहे एयरपोर्ट की बात आप हो, हवाई अड्डा की बात कर लें, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, कई बार वादा किया, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं करने का काम किया। यहीं तक नहीं, बिहार सरकार ने भी, आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने और उनके केंद्रीय मंत्री सीतारमन जी यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 19 लाख नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन 2000 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार बिहार में रही। इतने वर्षों तक बिहार के नौजवानों के साथ धोखा करने का काम किया, 19 नौकरी नहीं देने का काम किया। अभी जेडीयू के साथी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी नौकरी दे सकते हैं, उप मुख्यमंत्री जी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, सरकार के मुखिया हैं तो ठीक है, उन्हीं के टेबल से फाइनल होगा, ये तो मैं भी मानता हूं। लेकिन आप याद करिए, जब आप महागठबंधन में शामिल हुए, मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जब आए तो गठबंधन के साथ सरकार बनाने के पहले या हम लोगों के साथ प्रोमिस उन्होंने करने का काम किया। और हम लोगों का भी जो डिमांड था कि भाई हमारा जो मैनिफेस्टो है तेजस्वी जी ने रखा कि 10 लाख नौकरी देने की बात हम कहे हैं, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हमने कही है, हमने मानदेय दोगुना करने की बात कही है। सरकार अगर बनती है और हम लोग मिलजुल कर बनाते हैं तो ये सारे जो डिमांड है, जो हमारा वादे हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। आपने देखा होगा सौरभ जी, 9 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडा तोलन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, वहां डिप्टी सीएम तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने खुले मन से कहा कि तेजस्वी जी का जो प्रोमिस है 10 लाख नौकरी देने का, हम 10 लाख तो देंगे ही, उसके बाद 10 लाख हम रोजगार भी देने का काम करेंगे। ये तो खुली किताब की तरह है, पब्लिक डोमेन में है, और 17 महीने में हमने कर दिखाया। हमारे नेता का जो प्रण था सरकार में जाने के बाद, उसको महागठबंधन सरकार ने पूरा करने का काम किया। तो बिहार का बच्चा यह जान रहा है कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, जिसके कारण भरोसा और विश्वास महागठबंधन पर, हमारे नेता पर बढ़ा है। इसमें कहीं कोई संदेह हमें बताने की जरूरत नहीं है। बिहार का जनमानस इस चीज को स्वीकार कर चुकी है, जानती है। ठीक है, सौरभ ठीक है। मधुरेंद्र जी जवाब दीजिए। अपने साथी राजद से कुछ जानना चाहते हैं कि 2005 के पूर्व की जो सरकार थी, 15 वर्ष की जो आपकी शासनकाल थी, आप उसका उपलब्धि थोड़ा सा जनता के बीच में ले जाए ना, कि 15 वर्षों में आपने कितने नौकरी दी और क्या क्या किन किन क्षेत्रों में आपने विकास किया। सारा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है
कि आपका शासन जंगल राज था और नरसंहार से तो चलिए पूरा बिहार मुद्दे लहूलुहान पर था। लौटते बिहार हैं। की जो धरती थी मधुरेंद्र रक्त जी रंजित मधु थी। मधुरेंद्र जी नहीं, नहीं, मुद्दे जी पर लौटते हैं। आज एक जो मिनट चर्चा बोल का लीजिए। विषय सौरभ जी, मधुरेंद्र जी आज सौरभ जो जी, चर्चा का जी विषय जी है हम लोग उसी मुद्दे पर रहते हैं। सौरभ मधुरेंद्र जी जी, मुझे ये सौरभ बताइए, जी, अरुण जी बिल्कुल अरुण जी बिल्कुल। सौरभ जी, अरुण जी अरुण जी अरुण एक जी जो सेकंड चर्चा सौरभ जी, अरुण जी जो चर्चा का बिल्कुल विषय है मैं विषय से बाहर नहीं जाना चाहूंगा। सौरभ जी, बहुत अच्छा इनका सवाल था कि 2005 के पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय लालू जी के शासन काल में नौकरियां मिली। आज कई लोग, आज हमने ट्वीट भी किया है, प्रशांत किशोर भी इस तरह के सवाल बार बार बीच में आपको करते रहते दिखाई हैं। नहीं दे अच्छा, रहा एक है बात हमारे साथी नहीं, महोदय राजद सुनिए के सुनिए माननीय सुनिए तो माननीय बात सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अरुण जी 18 वर्षों अरुण के जी कार्यकाल में अरुण सुनिए, जी आज ये चर्चा का जो विषय नहीं है, सर्वांगीण प्लीज। अब नहीं, मधुरेंद्र सवाल जी जो उनका है, मधुरेंद्र नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं अरुण जी आज चर्चा का जी विषय जी नहीं जी है। जो बताया चर्चा जाए, का बोला विषय, जाए। मधुरेंद्र जी ये बताइए, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, अजय निषाद जो वहां के जी जी सिटिंग एमपी थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। मैं पूरा एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा। सुनील कुमार पिंटू, उनको जी आपने टिकट नहीं दिया। बक्सर की अगर बात करें तो अश्विनी चौबे वहां से बेटिकट हो गए। सासाराम की बात करें तो वहां से छेदी पासवान जो हैं वो बेटिकट हो गए। उसी तरीके से अगर ये बेटिकट हो गए, अभी तक इन्होंने आपके खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ झंडा नहीं उठाया है, लेकिन विश्वास भीतर घात जो है वो तो होगा ही ना। अभी मैं कहीं आज ही पढ़ रहा था, वैश्य समाज के जो लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं। अगर हम वहां की बात करें, शिवहर की बात करें या फिर सुनील कुमार पिंटू की बात करें, तो वैश्य समुदाय के लोग बैठक कर रहे हैं और वो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। तो नुकसान तो होगा। आप लोग कैसे कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा बागी उम्मीदवार के आने से? बागी उम्मीदवार के आने से देखिए, ये जो लोकसभा का जो चुनाव होता है ये राष्ट्रीय स्तर की एक चुनाव है, कोई खास एक क्षेत्र की चुनाव नहीं है। लोगों की नजर रहती है कि हमारा नेता कौन है, देश का नेता कौन होगा जो एनडीए के पास है। महागठबंधन के पास न तो नेता है, न कोई उसका मिशन है, न उसका रीजन है और न ही कोई विजन है, और आउट ऑफ सीजन है। देश की जनता जान रही है कि महागठबंधन के पास कहीं कुछ नहीं है। वो अपना एक एक कीमती वोट कहीं भी अपना इधर से उधर नहीं होने देगी। एनडीए प्रत्याशी जो भी खड़ा है बिहार में 40 सीटों पर, वो सिर्फ जनता यहाँ का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को देखते हुए एनडीए के पक्ष में अंततः मधुरेंद्र जी मतदान एक करेगी। बात, सौरभ जी, मधुरेंद्र कहीं जी किंतु परंतु मधुरेंद्र नहीं जी है। मधुरेंद्र जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद पहले जी चरण जी में 4 जगहों पर चुनाव होना है और 3 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। कल जो उनकी यात्रा है वो चौथी बार होगी। तो प्रधानमंत्री एक जगह पर अगर एक प्रथम चरण के पहले, जहां प्रथम चरण में 4 जगहों पर चुनाव होगा, उसके पहले अगर 4 बार बिहार आते हैं और आप कह रहे हैं कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो देखिए, अब वो प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, चुनाव हैं, अपने अपने कैंडिडेट के, अपने गठबंधन के कैंडिडेट के प्रति अगर वो चुनावी सभा करते हैं तो इसमें कोई रोकने की तो बात है नहीं। और इसके आने का मतलब ये तो नहीं है कि हम कमजोर हैं। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण को सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये क्या करेंगे। तो ये उनका आना और जाना और सभा करना एक कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव है, लेकिन चुनाव में मेहनत क्यों प्रधानमंत्री करना? आएंगे ही, क्योंकि सबका नेता है वो। लेकिन इतना ज्यादा मेहनत क्यों करना? पहली बार आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रोड शो कर मेहनत रहे तो हैं, शुरू से करते उन्होंने आ रहे हैं आज तक सौरभ जी। नहीं आप किया। शुरू से देखिए, दो लोकसभा चुनाव जो हुआ देखिए, तो मेहनत तो शुरू से ही करते हैं। आज भी अपना जो काम करते हैं मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में हो चाहे जहां भी हो, वो पूरा काम करते हैं। मेहनती तो है लेकिन प्रधानमंत्री लड़ाई नरेंद्र नहीं मोदी जी, है तो इसमें तो कोई इतनी दो राय मेहनत नहीं है। करना क्यों है? अगर लड़ाई नहीं है तो इतनी मेहनत करना क्यों है? देखिए, तो ऐसा नहीं ना है कि अब लड़ाई हम छोड़ दें,
हमारा जो वर्क है, देश की हाँ, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, दूसरे राज्य उसके पर लिए भी तो हमको ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। दूसरे, अगर बिहार में आपको लगता है कि लड़ाई नहीं है तो अपना समय बचाकर आप दूसरे राज्य में उसको खपा सकते हैं। नहीं तो वो तो हर स्टेट में ही जाएंगे, वो तो पूरे देश के मुखिया हैं, वो तो हर स्टेट में ही चुनावी सभा करेंगे और जा भी रहे हैं। चलिए कमल जी बताइए, लड़ाई नहीं है बिहार में, तो बिल्कुल लड़ाई नहीं है। सभी लोग जो हैं, पूरा बिहार जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट करेगा, क्योंकि सामने तो कोई चेहरा ही नहीं है, ये तो विपक्ष के स्पष्ट पास है, कोई चेहरा नहीं। ये तो स्पष्ट है। इसीलिए आज जो है ये राहुल जी का हेलीकॉप्टर का जांच करवा रहे हैं। इन्हीं के दिशा निर्देश पे चुनाव आयोग जो है जांच कर रही है उनके हेलीकॉप्टर की, कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इनकी जो झलक है ये कि इस बार क्या होगा नहीं होगा, वो तो साफ झलक रहा है कि इनकी बुखलाहट कहाँ किस हद तक है। 2024 में जनता इनको उखाड़ के फेंक रही है, वो प्रधानमंत्री जी भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, और जो भी उनके गठबंधन के साथी हैं वो सारे समझ चुके हैं कि इस बार उनका कहीं से कुछ दाल गलने वाला नहीं है। और आम जनता जो है इस बार जाग चुकी है और इनको पूरी तरह से इनको समझा देगी इस बार चुनाव। चलिए अरुण जी आप बताइए, आपको भी ऐसा और लगता है कि बिहार में कोई लड़ाई नहीं है? देश की जनता जानती है कि एक मिनट देश की जनता जानती मधुरेंद्र है जी, कि केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन की सरकार ने कितना देश का नुकसान किया था। देश की जनता जानती है कितनी गरीबी और कितनी महंगाई हुई थी, और कितने उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और कितने अलगाववादी और विभाजनकारी शक्तियों से में लिप्त थे। देश की जनता जानती है। देश की जनता आपको 2024 में बताने वाली है। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके पास न कोई नेता है, न कोई रीजन है, न कोई विजन है। आपका कहीं कोई वजूद नहीं रहेगा 2024 में। लेकिन पूरे चुनावी मधुरेंद्र जो जी ये तो रिजल्ट बात आएगा है ना, ना, उसको देखिएगा परिणाम की क्या मिलता है आपको। आपका परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं जमीन मधुरेंद्र लिखवाने जी एक वाले, बात नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले और हेराल्ड कंपनी में फंसने वाले लोग देश की सत्ता संभालने की बात कर रहे हैं। तो ये तो अभी लेकिन मधुरेंद्र जी एक बात बताइए, धंधा दूंगा, बिहार के जी। युवा जो हैं, परसेप्शन नहीं बनाए हैं कमल जी एक मिनट शांत हो जाइए। मधुरेंद्र जी एक बात बताइए, बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं वो तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं विश्वास करे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी। सौरभ जी, जो लोकसभा में 0 पर है और जो लोकसभा की कुल सीटों में मात्र 23 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, बताइए कितना ही हास्यास्पद बयान है, हास्यास्पद उनकी घोषणा पत्र है। 23 सीट नहीं, कि 25 सीट। वो जानते हैं सौरभ जी कि हम कभी जीतने वाले नहीं है, कभी जीतने वाले नहीं है। इसलिए वो लोग लुभावन घोषणा पत्र जारी करके जनता क्यों विश्वास करेगी? जो 0 पर है उसको जनता क्यों विश्वास करेगी? नहीं, 2 तेजस्वी करोड़ प्रसाद नौकरी यादव का को तो जान नहीं रहा क्यों? 2 लाख नौकरी का जी, तो आपने भी बोला वादा जाए। किया था ना। तो हमारी गवर्नमेंट जो है एनडीए सौरभ की जी, गवर्नमेंट आपका है, सवाल चाहे को बिहार के कंट्रोल माननीय करिए। मुख्यमंत्री हैं, अब तक उन्होंने 8 लाख नौकरी देने का काम किया है। तो हम लोग तो काम दे ही रहे हैं। और एक सरकारी नौकरी ही देना वो रोजगार नहीं बोलते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी है तो वही रोजगार है। स्वरोजगार भी रोजगार है। आज अपने लोकल एक क्षेत्र में देखिए, सारे लोग ई रिक्शा भी चला रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग लोग घर में खोल लिया है। तो वो भी तो एक रोजगार ही है ना। केंद्र की जो योजना है, चाहे बिहार सरकार की जो योजना है, सब में रोजगार मिल रहा है। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि नहीं सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ऐसा थोड़े है। स्वरोजगार भी रोजगार है, निजी क्षेत्र में भी रोजगार है। चलिए अरुण जी जवाब दीजिए। देखिए सौरभ जी, अभी हमारे साथी विजन मिशन की बात कर रहे थे, कोई लड़ाई नहीं है। आप तो देख रहे हैं चुनावी प्रचार के दौरान एनडीए के उम्मीदवारों को किस तरीके से जनता खदेड़ रही है, हुड आउट कर रही है। आपने देखा मांझी जी का हो, अशोक चौधरी जी का हो, चाहे ललन सिंह जी का हो, वीडियो वायरल हुआ, जनता किस तरीके से खदेड़ रही है। चाहे गृह मंत्री जी का सवा हेलीकॉप्टर लैंड होने के
बात जो जिस तरीके से उनके साथ जो है पब्लिक ने उनके खिलाफ में नारेबाजी की। तो आप ये लोग कह रहे हैं हम कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई जब नहीं है सौरभ जी, प्रधानमंत्री इतना सभा करते हैं क्या जितना बिहार में हमें लगता है पूरे देश में पहले किया करते थे प्रधानमंत्री। एक आध बार आ गए, लेकिन देख रहे हैं कि प्रथम चरण में ही 2 सभाएं हो चुकी है। नहीं, तो 3 ये क्या सभाएं हो दर्शाता है? चुकी, एक और हाँ, होने 3 वाली है सभाएं, कल, एक और हाँ, कल होने लगा वाली है। के अब तक 2 हुई। जैसे महाशय आप पहले अपना ये तो बताइए कि आपके नेता कौन होंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे। देश की जनता जानना चाहती है कि आपके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आप सुनिए तो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कि अखिलेश यादव हैं कि राहुल गांधी हैं, कौन कौन है लोग, सब अपने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। ये आप बताइए देश की जनता को कि आपका नेता कौन है। क्यों मुख्यमंत्री के तरह फ्रस्ट्रेशन में आप भी चले जाइएगा, तो फिर क्या जदयू का होगा? लगता है 24 के पहले ही बिल खत्म हो जाएगी क्या? जैसे मुख्यमंत्री 4 लाख से 4,000 सीट जिता रहे हैं नीतीश जी, उसी तरह आप भी फ्रस्ट्रेशन में चले गए क्या? जब आप उस एक पॉइंट को पकड़कर ही खुश रहिए, आप उस एक पॉइंट को खुश रहिए। बिहार की जनता, सुनिए ना, बिहार की जनता आपको बढ़िया से पहचानती है, जानती है। बिहार की 4 नंबर हमने जानती है, तब न जदयू को 4 नंबर की पार्टी बना दिया। फॉरेन का उद्योग होगा, यहाँ उद्योग नहीं लगेगा, फॉरेन का उद्योग होगा, क्राइम बढ़ेगा। मधुरेंद्र भाई, और सारे लोग जो सुन तो लीजिए, सुनिए तो बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप बोल रहे थे तो हम नहीं, उपजाऊ बनाने का काम किया, पानी लाकर, नल जल लाकर, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम किया, पिछड़ों को, खासकर अति पिछड़ों को समाज में मान सम्मान देने का काम किया, जल जीवन हरियाली सब कहाँ है, लोक शिकायत निवारण, ये सब था आप में जी, बताइए आप में सब था, कहीं सोच था वो सब। पूरा व्यवस्था परिवर्तन किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। हम लोग विषय पर पूरी व्यवस्था, आप इसको कबूल कीजिए कि पूरी व्यवस्था को उन्होंने परिवर्तन किया है, पूरी व्यवस्था लागू किया है। कोई भी आदमी जॉब में है, चाहे सचिवालय हो, चाहे सेक्टर है, सारे सेक्टर पर लोग जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। चिकित्सकों की बहाली है, शिक्षकों की बहाली है, कहाँ थे आप? बिहार लोक सेवा आयोग से कितनी बहालियां निकाले हैं, जरा बताइए ना आप। मुख्यमंत्री जी के तरह किस मुद्दे पर लड़ेंगे आप? बिहार की जनता देख रही है नीतीश जी का काम किया हुआ, तो काम दिख रहा है, बिहार की जनता देख रही है, मेरे राजद के साथी बिहार की जनता देख रही है। आप भूल भुलैया में मत रहिए, कभी भी आप सत्ता में नहीं आएंगे, कभी भी आने नहीं देगी बिहार की जनता आपको सत्ता में। ठीक है मधुरेंद्र जी शांत हो जाइए। हम लोग फिर विषय से इधर उधर हो रहे हैं, भटक रहे हैं। हम लोग विषय पे ही रहते हैं। आज जो चर्चा का विषय है, अरुण जी बार बार आप कह रहे हैं कि बागी उम्मीदवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गया था, नवादा गया था, वहां मैं देख रहा था, इनकी रैली को देख रहा था, विनोद यादव की रैली को। वहां आपके वर्तमान आरजेडी के विधायक भी मौजूद थे। तो अगर आपके विधायक उनके साथ घूम रहे हैं, विधायक के कार्यकर्ता उनके साथ घूम रहे हैं, तो प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? कैसे आप इसको अनदेखी कर सकते हैं? और कैसे अभी तक पार्टी चुप है? उस विधायक के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? डर है कि खेल और बिगड़ सकता है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं सौरभ जी। और नेतृत्व सारे चीज को देख रही है, और नेतृत्व समय पर जो उस तरह के गतिविधि में है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि बागियों की बात, खास करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो लहर चल रही है, लहर चूंकि इसलिए चल रही है कि केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। रोजगार कह के रोजगार नहीं दिया, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। आप देख रहे हैं किस तरीके से चंदा लो, धंधे लो की बात। लेकिन अरुण जी अगर ये कोई मुद्दा होता, चाहे आप महंगाई की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में तो ये दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब बीजेपी को लगता है कि इसके बगैर भी हम चुनाव जीत सकते हैं और चुनाव में जा सकते हैं। तो अब सौरभ जी कैसे लगेगा? 2014 में तो
उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो तो पूरा कर ही नहीं पाए। उन्होंने तो कहा था 2014 में कि 100 दिन के अंदर में महंगाई को कम करेंगे। महंगाई तो 10 साल में भी कम नहीं कर पाए। तो नहीं, तो आज तो बीजेपी कह रही है ना, आज तो बीजेपी कह रही है कि कई जो कंट्री है उसके मुकाबले, उसके कंपेयर में भारत में जो महंगाई है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। कंट्रोल कैसे? अब वो पाकिस्तान का उदाहरण दे रही है, वो चाइना का उदाहरण दे रही है, वो अमेरिका का उदाहरण दे रही है। सौरभ जी भूखमरी के मामले में भारत तो पाकिस्तान से भी नीचे है, क्यों नहीं बताते हैं? महंगाई, बेरोजगारी कितनी चरम पर है, ये तो आम जनता से पूछने वाली चीज है। वर्तमान की बात ये करते नहीं है, 1947 की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं। तो इन लोगों के पास कोई मैप नहीं है, जिसके कारण इनके घोषणा पत्र में दिखा। और पहली बार, अगर आप घोषणा पत्र की जिक्र कर दिए सौरभ जी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं, किसी व्यक्ति का, नरेंद्र मोदी जी के नाम से घोषणा पत्र जारी हुआ। और हमारे साथी मधुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, इनका क्या है घोषणा पत्र कि वही मोदी जी का जो घोषणा पत्र है। अरे भैया, हम लोग में अनुशासन है, अनुशासन है मेरे भाई, अनुशासन है। एनडीए के दल में, घटक दलों में अलग अलग हम लोग घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे। आपके जैसा अलग अलग घोषणा पत्र और बिना टिकट शेयर किए हुए हम लोग अलग अलग टिकट भी नहीं बांटते हैं। चलिए मधुरेंद्र जी ये बता दीजिए, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उससे संतुष्ट है? वो एनडीए बिल्कुल, उसमें सबका साथ सबका विकास की भावना का प्रतीक है। जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें सबका विकास है और सबका साथ है, और वो राज्य देश की जनता को देखकर बनाया गया घोषणा पत्र है, जिसमें उसमें नौकरी की बात कहाँ है? रोजगार से लेकर, उद्योग से लेकर देश की सुरक्षा। मधुरेंद्र जी उसमें नौकरी की बात कहाँ है? उसमें महंगाई की बात कहाँ है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान है देश की जनता? महंगाई सिर्फ देख रहे हैं सौरभ जी, एक मिनट, आप सिर्फ महंगाई देख रहे हैं और वेतन नहीं देख रहे हैं। लोगों का वेतन भी कितना बढ़ा है। इनके यूपीए के शासन में जो 450 में गैस मिलता था, तो क्या 450 में लोगों गरीबों को मिलता था? ब्लैक में मिलता था, 1000 रुपया में ब्लैक में मिलता था। याद कीजिए सौरभ जी, आज तो कम से कम मार्केट वैल्यू है जो कि सबको आसानी से और घर पर मिलता है। हमारी व्यवस्था, एनडीए की व्यवस्था और इनकी व्यवस्था में आसमान जमीन का अंतर है। इनकी को तो सोच नहीं है उतना। आज हमारे देश के वैज्ञानिक, उनकी सोच के ही कारण देश के वैज्ञानिक चंद्रयान पर, मंगलयान पर, सूर्ययान पर जा रहे हैं। और इनकी क्या थी? इनकी मंशा थी कि कोयला के खदान झारखंड को लूट लो। कितने 2G घोटाला हुआ था यूपीए गठबंधन में, सारे अधिकतर मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मधुरेंद्र जी 2 बार अलग हो चुके हैं आप लोग बीजेपी से, और कई आरोप आप लोगों ने भी लगाया था। लेकिन जब आप अलग होते हैं तो महंगाई की बात करते हैं, जब आप अलग होते हैं तो बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन जब साथ हो जाते हैं तो आपको महंगाई कहीं दिखाई ही नहीं देता है। आपकी पार्टी को, आपके नेता को ना महंगाई दिखाई देती है, ना बेरोजगारी दिखाई देती है। बेरोजगारी तो रोजगार देने में केंद्र सरकार भी है और बिहार सरकार भी है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताइए कि अपने कार्यकाल में 8 लाख दिया है नौकरी, और ये राजद के साथ ही बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरी दी है। कहाँ से हो गया? तो खुद बताएं सामने। 8 लाख कब से हो गया? कहाँ से हो गया? कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता है 8 लाख कब आप लोगों ने पहुंचा दिया। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की सत्ता संभाली है तब से और आज तक की बात हम कह रहे हैं कि अब तक 8 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है। मतलब ये कार्यकाल भी बताइए ना, कब से कब तक का बात कर रहे हैं? 2005 के बाद 2022 तक की हम बता रहे हैं कि उन्होंने 8 लाख दिया है। अच्छा, ये जो आप 4 लाख इधर, 3.5-4 लाख इधर दिए हैं जब आप महागठबंधन के साथ थे, उसके अलावा आप बात कर रहे हैं 8 लाख? नहीं, उसके अलावा क्यों करेंगे? हमारे मुखिया तो एक ही नहीं बिहार के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 22 उसके अलावा उसको क्यों नहीं काउंट करेंगे? चूंकि उन्हीं की नहीं, तो
तो 22 अगस्त में तो आप उनके साथ आए, महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो आप 24 तक का बात कीजिए ना, आप ठीक है 23 तक का साथ में बात आए, कीजिए। लेकिन हम सीएम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना, तो इस नेतृत्व को ही ना जाता है इसका कि चलिए ठीक जो है, भी ठीक है, वर्क ठीक होता है, है, जो समझ भी गए, काम होता है, समझ गए। तो फिर वापस मुद्दे पर आते हैं मधुरन जी, वापस मुद्दे पर आते हैं, हम लोग कई बार इधर उधर हो गए। ये बताइए 40 में से कितनी सीटें, क्या सच में दिल पर हाथ रख के बताइए कि बागी जो उम्मीदवार है, चाहे जहां कहीं भी हो, जो एनडीए के सामने है, उनका कोई प्रभाव 1%, 1% प्रभाव भी इंडिया एनडीए गठबंधन पर नहीं पड़ेगा? 40 में से कितनी सीटें? देखिए चुनाव में हार जीत लगा रहता है, एक कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बागी का असर एनडीए गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। जो भी अगर असर पड़ेगा तो वो महागठबंधन पर पड़ेगा, और महागठबंधन 0 पर आउट होगी बिहार से। चलिए अरुण जी, अंतिम कमेंट। महागठबंधन 0 पर आउट होगी बिहार में, जैसा 2019 में हुआ था, आरजेडी 0 पर आउट हुई थी, उसी तरीके से कुछ उसी तरीके का होगा 2024 में भी। देखिए सौरभ जी, 2019 में या 2014 की बात कर लें तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का भावनात्मक मुद्दा, भावनात्मक नारा और जुमलाबाजी चल गया था, उसके झांसे में बिहार की जनता आ गई थी। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का न तो जुमलाबाजी चलने वाला है, न तो भावनात्मक मुद्दे चलेंगे, न तो भावनात्मक नारा चलेंगे, और चलेंगे तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी की नौकरी वाली गारंटी। इसलिए पूरे बिहार में तेजस्वी लहर है, पूरा बिहार तेजस्वीमय है। जन सरोकार क्यों बीजेपी मोदी गारंटी की बात कर रही है, आप नहीं, तेजस्वी गारंटी कहाँ, की बात झूठ कर? की गारंटी, झूठ की गारंटी, झूठ की गारंटी, जुमले की गारंटी, महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, यहाँ तो हमने कर दिखाया है। इसलिए बिहार की जनता का भरोसा और विश्वास महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में हम 40 का चलिए 40 कमल जी, जीतने का कमल काम जी ये करेंगे। बताइए, अभी भी 6 लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है वो अपने उम्मीदवार को खोज रही है, कब कैंडिडेट उतारेगी कांग्रेस? बहुत जल्द इसका हम लोग का सीईसी पोस्टपोन्ड हो गया, नहीं तो इसकी घोषणा हो जाती कुछ दिन और। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि आज हम बात बागी उम्मीदवार की कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बागी उम्मीदवार जो हैं वो किस हद तक सभी पार्टियों का जो समीकरण है उसको बिगाड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कई जगहों पर, करीब 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है पूरे बिहार में जहां बागी उम्मीदवार हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं। तो वहां निश्चित रूप से वो खेल को जरूर बिगाड़ेंगे और बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जो बागी उम्मीदवार हैं उस क्षेत्र में वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और कई जगहों पर तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनसे संबंधित जो पार्टी हैं, जिनसे वो बागी उम्मीदवार बने हैं, उस पार्टी के विधायक भी उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब पूरे देश के साथ साथ बिहार के जो 40 लोकसभा क्षेत्र के जो परिणाम सामने आएंगे, उससे यह परिणाम के बाद ही समझ में आएगा या पता चलेगा कि बागी उम्मीदवारों ने अपना प्रभाव किस हद तक लोकसभा चुनाव पर डाला है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।